कल हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने बताया था सर, जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल सिटी के बारे में या किसी भी छोटी चीज के बारे में बात करेंगे तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब हम किसी बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब जब पूरी इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर किसी एक आदमी की हम कहें कि भाई उसकी इनकम कितनी है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उस परिवार की या उस पूरे खानदान की या फिर उस पूरी सिटी की या बड़े लेवल पर जब बात की जाएगी तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। कितने बड़े पे सर, जब कंपनी की बात करें, किसी एक कंपनी की इनकम की, तो वो माइक्रो है। लेकिन जब उस देश में जितनी भी कंपनी है उसकी टोटल जीडीपी की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। और कुछ हमने डिफरेंसेस बताए थे उसके बीच में, और फिर हमने इनकम पर आ गए थे। नेशनल इनकम हमने बताया था टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। टोटल मॉनेटरी वैल्यू, एक तो हमने बताया था सर टोटल वैल्यू यानी कि मनी की टर्म्स में, प्लस एक इसमें वर्ड जो मैंने कल नहीं बताया था वो था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब सर, सबसे पहले आपने बनाया गेहूं, तो गेहूं बेचा 100 रुपए में, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है। फिर उस गेहूं से बन गया आटा, तो गेहूं से आटा बनने का तो बिका 150 में। तो जो 50 रुपए आपने वैल्यू एडिशन किया, ये नेशनल इनकम का पार्ट है। मतलब 100 को नहीं लेना है, 150 को लेना है। या तो ऐसे कह दीजिए या फिर ऐसे कह दीजिए 100 प्लस 50 दो को लेना है, तो टोटल हो गया 150। मतलब फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होगी ना उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे, फाइनल गुड्स। अब इस आटे को अगर आपने ऐसे ही कंज्यूमर ने खा लिया तो आटा ही है ये। लेकिन अगर इस आटे की रोटी बनाकर या बिस्किट बनाकर आपने बेचा तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बिका वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। ये वाला पॉइंट किस किस को समझ में नहीं आया वो बोलिए। कि हमें जो वैल्यू लेनी होती थी वो हमने लेनी है फाइनल प्रोडक्ट की। तो आटा बिका है वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आटे के बाद वो बिस्किट बनकर बिक गया तो बिस्किट की वैल्यू को ही लेनी है। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट की सेल होगी वो नेशनल इनकम का पार्ट बनती है। और उस नेशनल इनकम के आगे हमने दो तीन कंसेप्ट और बताए थे, वो देख लेते हैं। हमने बताया था सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। उसने बताया था टोटल वैल्यू किसकी, टोटल वैल्यू किसकी, गुड्स हो या सर्विस हो प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, प्रोड्यूस की, जो आपने प्रोडक्शन की उसके अंदर कंजम्पशन भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ जाती है। मतलब किसी ने भी पैसा खर्च किया सर्विस में हो गया वो, और जो अगर आपने कुछ माल खरीदा तो वो गुड्स में हो गया। किसी ने भी कुछ भी पैसा खर्च किया। एंड नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जो आपने एक्सपोर्ट किया वो माइनस इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट को प्लस करना है और इंपोर्ट को माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर हमने बताया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने कहा था जीडीपी आपको कैलकुलेट करना आ गया, जो भी लोगों ने खरीदा बेचा, जो भी सेल हुई है उसको जीडीपी बोलते हैं। उसमें से इनकम अर्न अगर हमारे रेजिडेंट ने की बाहर जाके तो वो ऐड हो जाएगा, और बाहर वाले फॉरेनर बंदे ने की इंडिया में आके तो वो माइनस हो जाएगा। इसे बोल देंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्योंकि आगे कंफ्यूजन बढ़ने वाला है। यहां तक किसी को कोई कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? वेरी गुड। नहीं सर, एवरीथिंग। क्या हाँ अभी आई हूँ सर। लेट नहीं होना है। 9 बजे का टाइम तो पहले ही लेट है, क्या 10 बजे थोड़ी शुरू करेंगे क्लास? 9 बजे तो टाइम से आया करें। चलिए कोई नहीं, मैं 9 बजने से 15 मिनट जब मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, वो लिंक मैं भेजता ही तब हूँ जब मैं अपना लैपटॉप खोल के लॉगिन कर चुका हूँ। तो आप सोचिए कि मैं कितनी देर पहले बैठ जाता हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। मतलब मैं लगभग 8:30 आकर ही लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ। और अगर कभी मैं लेट होता हूँ तो वो 9 बजने में 1 मिनट पहले जो आता है इसका मतलब आज मैं लेट था। लेकिन 9 बजे से लेट मैं कभी नहीं हुआ। ऐसे ही आप भी अपने टाइम की एक वैल्यू रखिए, और 9 बजे बहुत लेट टाइम है, उसमें टाइम से रोज आ जाया करें, आप ही का फायदा है, मेरा नहीं है। रिकॉर्डेड वो छूट जाता है, फिर वो रिकॉर्डेड पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई क्वेरी, इसलिए मैं आगे बढ़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जीडीपी में कौन सा ऐड करते हैं सर? एक्सपोर्ट ऐड करते हैं। मैम ये बताइए हमारे फायदे में इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे और इंपोर्ट को करेंगे लेस, क्योंकि एक्सपोर्ट ही तो कैलकुलेट करना है, जीडीपी कैलकुलेट करनी है
कि हमने कितना कमाया, और कमाएंगे हम सेल कर। ओके सर। तो एक्सपोर्ट को करेंगे ऐड, इंपोर्ट को करेंगे लेस, इसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट। बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सर, एनएनपी तक आपको समझ में आ गया। एनएनपी क्या होता है सर, जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। अब अगली चीज आ रही है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से पहले नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेशनल इनकम को एनआई भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है सर, जो आपने एनएनपी कैलकुलेट किया था ऊपर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दीजिए और सब्सिडी को कर दीजिए ऐड। तो क्या निकलेगी सर, नेशनल इनकम। फिर से समझ लीजिए सर, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट आपने निकाला था, पूरे देश में जो सेल हुई थी उसमें से पहले आपने डेप्रिसिएशन लेस करवा दिया, अब आपने उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करा दिए। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करा दीजिए और सब्सिडी को ऐड करा दीजिए, सब्सिडी को ऐड करवा दीजिए, तो उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, नहीं भी हो तो पेपर में ज्यादा नहीं आएगा। पर इनकम किसे बोलते हैं सर, इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जो आप लोग कमाते हैं, जिसपे आप रिटर्न भर के टैक्स देते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम, जिसकी आप आईटीआर भरते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम किसे बोलते हैं सर, आपने कमाया तो बहुत सारा है, आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो मान लीजिए आपकी सैलरी तो दिखा रहे हो आप 10 लाख, लेकिन आपके अकाउंट में आए हैं सिर्फ 8 लाख। कोई मुझे बताएगा वो 2 लाख कहां गए? आपने आईटीआर में अपनी सैलरी तो दिखाई 10 लाख, 2 लाख कहां गए? 8 लाख ही आया अकाउंट में, 2 कहां गए? आपके टैक्सेस में, समझ गए ना? आपकी इनकम तो 10 लाख थी, लेकिन 2 लाख टैक्स कट गया, आपके पास तो 80 लाख आया ना। तो जो आपके हाथ में कैश में आ गया, चाहे फिर वो आपने पीएफ कटवाया, जो भी कटवाया, लेकिन है तो वो आपका ना। पीएफ कटवाना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन टैक्स आपकी अपनी चॉइस नहीं है। तो आपकी 10 लाख थी, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए तो टैक्स में ही चले गए सबके। तो जो 8 लाख रुपए आपके पास इनकम हाथ में आई है, उसमें से आप चाहे इन्वेस्ट करो चाहे जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। तो जो 8 लाख आपकी मर्जी की इनकम है, उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, की ऐसी इनकम जिसपे आपका राइट हो। तो डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं। फिर उस डिस्पोजेबल इनकम में से आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, घर भी चलाते हो, कार भी खरीदते हो, घूमने भी जाते हो, बेटी की शादी भी करते हो, बेटे की भी करते हो, है ना? सारे काम आप उस पैसे में से करते हो, क्योंकि अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो वापस भी तो आएगा ना, है तो आप ही का ना। तो हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो टोटल इनकम आपने अर्न की, उसमें से जो टैक्सेस लग गए। तो डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में कैसे आई, वो उसका फॉर्मूला ही हो गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम जो आपकी थी, उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स लग गए वो। आपने कमाए 100 रुपए, 10 रुपए टैक्स लग गया, 90 रुपए आपके हाथ में आ गए। ये जो 90 रुपीज आपके पास है, यही डिस्पोजेबल इनकम है। इसीलिए हम ये बोलते हैं, जब बजट आता है और बजट में निर्मला सीतारमन जी कहती है कि अब मैं 8 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लूंगी, तो हम फट से कहते हैं कि अरे वाह, बंदे की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। सबको समझ में आया डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ गई? क्योंकि पहले 5 लाख तक पे टैक्स लग रहा था, 8 लाख पे लग रहा है, तो 3 लाख पे जो टैक्स था वो बंदे के पास बच जाएगा, तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देगा। और जैसे ही आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके हाथ में आता है वो आप खर्च करना चाहते हैं। और सबसे पहले कहां खर्च करता है बंदा? रोटी कपड़ा और मकान पे, एफएमसीजी सेक्टर पे। सबसे ज्यादा जल्दी खर्च करोगे आप, क्या करोगे? जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, चल बेटा तेरी पॉकेट मनी बढ़ा दी, वाइफ को जो है थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। जो पहले आप घूमने नहीं जा रहे थे, अरे 50,000 बच गए निर्मला सीतारमन जी, चलो आज घूमने जाएंगे इस साल। तो आप जो है लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा खर्च करते हो। उसमें क्या होता है? खाने पीने की चीज, यानी पिज्जा ज्यादा खाओगे, घूमोगे फिरोगे, है ना? कपड़े ज्यादा खरीदोगे, घूमोगे, ट्रेवलिंग ज्यादा करोगे, और ये सब चीजें पार्टी करोगे, तो यानी एफएमसीजी की आइटम खरीदोगे, है ना? तो फिर इन वाले शेयर्स के लिए फायदा हो जाता है। तो जब भी इनकम टैक्स रेट में कुछ ज्यादा ही फायदा मिल जाए, ज्यादा ही दूर तक के स्लैब कम हो जाए, तो एफएमसीजी कंपनियां भागती हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाती है। और किसी बड़ी कंपनी को इस चीज का फायदा नहीं मिलता, सबसे ज्यादा फायदा नहीं कंपनी को मिलता है। अब कोई कहने लगे कि इनकम टैक्स कम हो गया, तो क्या तुम रियलिटी सेक्टर में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दोगे?
नहीं ना, क्योंकि वो थोड़ा ही तो बचा है। चलिए 50,000 से क्या रियलिटी, का घर खरीद लोगे 50,000 में, है ना, एक दीवार भी नहीं बनेगी। तो उससे एफएमसीजी कंपनीज को फायदा होता है। तो आज जो मैंने आपको एक बात बताई कि एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर किसी भी बंदे की इनकम बढ़ जाए किसी भी तरीके से, अब इनकम कब कब बढ़ती है, जब इनकम टैक्स रेट कम हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। जब जीडीपी बढ़ने की खबर आए कि ओवरऑल इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ गई तो भी एफएमसीजी कंपनियों को फायदा है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की। जब आपको ये पता चले कि सारी कंपनियों ने टैक्स ज्यादा दिया है इस बार, एडवांस टैक्स ज्यादा दिया है, या पर्सनल इनकम टैक्स भी इस बार ज्यादा रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, इसका मतलब इनकम बढ़ रही है बिजनेसमैन की। इन्फ्लेशन रेट कम आए, इन्फ्लेशन रेट कम आएगा तो भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी आपकी। भाई इन्फ्लेशन ही कम होगी तो आपका खर्चा कम, पैसे में ज्यादा आइटम आ जाएगी तो भी आपके पास ज्यादा खरीदने की वैल्यू आ जाएगी। इन सब चीजों से एफएमसीजी कंपनियों को फायदा होता है। और एफएमसीजी कंपनियां मतलब खाने पीने की और लाइफ स्टाइल कंपनियां भी इसी के अंदर आती हैं, एफएमसीजी में नहीं आती, लेकिन इनको भी फायदा होता है। मतलब वी मार्ट को फायदा होगा और इस तरह की और कंपनीज को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखिए, अब मैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इसलिए बता रहा हूं, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। अब अगर मैं आपको ये ना पढ़ाऊं तो आपको कैसे पता चला कितने मेथड हैं? तो कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो किसी अर्थशास्त्री के पास जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के पास, मैं वो नहीं हूं। लेकिन बेसिक नॉलेज मुझे है नेशनल इनकम की, वो बेसिक ही आपको दे दूंगा। और पेपर में भी थ्योरी आती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड आप कहोगे? 3, बस यही आंसर है। कभी कभी नाम आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम, तो उसमें 3 मेथड तो सही लिखे होंगे, 4th वाला कुछ गलत लिखा होगा, आपने गलत वाले पे टिक लगा देना है। तो थ्योरी क्वेश्चन आया है नेशनल इनकम पे, कैलकुलेट करने को नहीं आया है। क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आ गया इसलिए मुझे थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक। वरना आप एनआईएसएम के मॉड्यूल में देखिएगा, वहां पर ये थ्योरी में भी नहीं लिखा कितने मेथड है। नेशनल इनकम पढ़ाने के लिए है ही नहीं वहां पे, लेकिन क्योंकि पेपर में आया था, मेरे ही पेपर में आया था, तो मैंने थोड़ा डाल दिया है और थोड़ा ज्यादा लेवल पे डाल दिया है। तो घबराना नहीं है, और ज्यादा ही पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो चलिए पढ़ते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। पहला मेथड बोलता है भैया मैं तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लूंगा कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया भी था कि आपने पहले कोई चीज 100 रुपए में बेची, फिर 130 में बेची, फिर 140 में बेची, फिर 150 में, फिर 200 में, आप सबको टोटल कर लो, वही आपकी जीडीपी है, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं? सम मतलब जोड़ लेते हैं ऑफ ऑल वैल्यू एडिड एट ईच प्रोडक्शन स्टेज। मतलब पहले 100 रुपए में बेची, फिर 120 में, फिर 150 में, फिर 200 में। तो जो मैंने कल बताया था वो जानबूझ के गलत बताया था, आज सही वाला समझ लीजिए। तो पहले 100 जोड़ लेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 50, मतलब 200। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करेंगे। और कल मैंने बताई थी आपको वो जीडीपी थी, जीडीपी के लिए क्या करेंगे? 100, 120, 150 और 200 सब जोड़ेंगे। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सब जोड़ देते हैं, एनआई कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वैल्यू एडिशन जोड़ते हैं। और मैंने कल भी यही बताया था और आज भी यही बताया था, बस इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। हल्का सा डिफरेंस किया है मैंने कल और आज वाले में, जो हल्का सा मैंने कल नहीं बताया था आज बता दिया है। तो किस किस को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? अगर कोई है तो बोलिए। सर नेशनल इनकम मतलब जो एक बार मैन्युफैक्चर हुआ उसमें जो इनकम बनेगा दैट विल बी अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कोई प्रोडक्ट एक बार नेशनल इनकम का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो, अब फाइनल प्रोडक्ट राइट, उसमें जो भी आया जो भी इनकम जनरेट। अब क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि पहले किसी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, फिर अगले वाले ने 20 रुपए की वैल्यू एडिशन की, फिर उससे अगले वाले ने 50 की वैल्यू एडिशन की। तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा 100 + 20 + 50 करके। और अगर पूरी चेन गिवन है तो आप लास्ट वाला देख लेना, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी तो। और वैल्यू एडिशन के बाद एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन गया और वो प्रोडक्ट बनने के बाद जितने बार बिकेगा दैट विल बी जीडीपी। जीडीपी तो आपने पहले 100 रुपए का बनाया, फिर उसको 120 का बनाया, फिर 150 का, तो सारी की सारी स्टेज वाली जोड़नी पड़ेगी उसमें, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट बना था या नहीं बना था। तो सर देखिए, मतलब एक तो कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद हर बार उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे में से आयरन निकाला,
जमीन में से निकलता है ना, तो आपने गड्ढा खुदवाया, उसमें से आयरन निकाला, आयरन जो है किसी कंपनी को बेच दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए हो गया जीडीपी की अमाउंट। फिर उस आयरन कंपनी ने उसे रिफाइन करके दूसरी कंपनी को बेच दिया, और अब की बार बेचा 1,20,000 में, तो 1 लाख प्लस 1,20,000 जीडीपी का अमाउंट हो गई। लेकिन नेशनल इनकम की अमाउंट ही 120 अभी। अगर इस साल की नेशनल इनकम जोड़ने लगे और वो साल खत्म हो गया होगा, तो इस साल की नेशनल इनकम में 120 जोड़ा जाएगा, लेकिन जीडीपी में 1 लाख प्लस 120 220 जोड़ा जाएगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात भाई? 31 मार्च तक की तो देखेंगे, 31 मार्च आ गई, तो अगर 31 मार्च के दिन में इस वाली आइटम की, इस आयरन की जीडीपी बताऊं तो 2,20,000 आएगी। पहले 1 लाख में बिका, फिर 1,20,000 में, दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर नेशनल इनकम की बात करूं तो 1,20,000 हुई है, फाइनल प्रोडक्ट इस टाइम यही है। फिर वो जो रिफाइंड आयरन था, उस आयरन की उन्होंने रॉड बना के मार्केट में उतार दी, और वो 1.5 लाख में बिक गया भाई। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस 120 प्लस 150, लेकिन नेशनल इनकम कितनी है? 150। फिर उस जो रॉड थी ना, उस रॉड की थोड़ी सी किसी ने किले बना दी, कीले, तो और ज्यादा महंगी बिकती है ना, तो वो अलग रेट पे बिक जाएगी। या फिर किसी ने स्प्रिंग बना दिया तो और ज्यादा रेट पे बिकेगा। ठीक है, जितना जो चीज बनाएगा, अब मान लीजिए पहले आपने उसकी रॉड को पतली पतली कीले बनाई, फिर कीलों से स्प्रिंग बना दिया, फिर स्प्रिंग से कुछ और बना दिया, तो जो भी बना सकते हो ना, आपकी मर्जी। और कोई पागल होगा, स्प्रिंग को पिघला के फिर आयरन बना दिया, वैल्यू ही कम कर दी उसकी। तो अगर वैल्यू कम कर दी होगी, तो वो जो वैल्यू कम हो गई है, जीडीपी भी कम हो जाएगी, नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। जीडीपी तो बढ़ेगी ही भाई, जीडीपी तो 10 लाख थी, उसने तो 10 लाख की को 50,000 में बेच दिया, 10 लाख 50,000 हो जाएगी। तो जीडीपी तो हमेशा इंक्रीजिंग स्केल में ही रहती है, जीडीपी कभी भी कम नहीं होती। ठीक, नेशनल इनकम कम हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट तो 50 रुपए का रह गया जो पहले 10,000 का था, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो नेशनल इनकम और जीडीपी का डिफरेंस मेरे को लगता है सबको समझ में क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा इस बारे में। कोई क्वेरी किसी की? अब जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो जीडीपी के नहीं बता रहा हूं, वो नेशनल इनकम के बता रहा हूं। ये दो कंसेप्ट ना मैं खुद कंफ्यूज रहता था जब मैं पढ़ता था, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो इन दो को कभी मिक्स ना करे। इसलिए मैं हर लाइन के बाद बार बार बता रहा हूं, ये मैं जीडीपी के बारे में बता रहा हूं, ये नेशनल इनकम, इन्हें आपस में मिक्स मत कर देना। बताता रहा हूं मैं नेशनल इनकम का, कहीं जीडीपी में लगा दो उसे, मिक्स नहीं करना है। फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर ये नेशनल इनकम का फाइनल वैल्यू है क्या सर? नेशनल इनकम मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये सर्विस भी हो सकता है आपका, सर्विस। बिल्कुल सर्विसेज। मैं आपको, और जीडीपी हो गया आपका जो सब्सिक्वेंट जो एडिशन होता जाएगा वो जीडीपी में ऐड होता जाएगा, जो भी आपका एडिशन फाइनल एडिशन होता जाएगा। बिल्कुल। ठीक। एग्जाम्पल, आपने गुरुकुल जीवन को फीस दी सबने मिलके 10 लाख रुपए, तो जीडीपी का वैल्यू हो गया 10 लाख। लेकिन जीडीपी, अच्छा 10 लाख रुपए तो आपने दी गुरुकुल जीवन को, गुरुकुल जीवन ने मुझे सैलरी दी 5 लाख। ठीक है, अब अगर दोनों सर्विसेज को मिलाऊं, दोनों सर्विसेज को, तो यहां पर 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन हुआ आपका और गुरुकुल जीवन के बीच में, जिसमें गुरुकुल जीवन ने आपको सर्विसेज सेल की, और दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ मेरे और गुरुकुल जीवन के बीच में, जिसमें मैंने गुरुकुल जीवन को सर्विसेज सेल की। 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, और ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन जीडीपी का भी पार्ट बनेंगे और नेशनल इनकम की, क्योंकि दोनों 2 अलग प्रोडक्ट हैं। तो यहां पर जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही सेम है, डबल सेल तो हुई नहीं, यहां पर डबल सेल तो हुई नहीं है। बात समझ में आई? यहां पर जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों बराबर रहेंगी, क्योंकि दोबारा दूसरा लेवल सेल का आया ही नहीं। 2 लेवल आने के बाद जीडीपी और एनआई में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एनआई में एक ही लेवल जोड़ा जाता है, जीडीपी में दोनों जोड़े जाते हैं। अब इसी का दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। एक ही एग्जांपल, एक ही वाली चीज बताऊंगा। आप लोग किसी एजेंट के पास गए, उसने आपको बताया ये कोर्स 15,000 रुपए का है, आपने उस एजेंट को 15,000 दिए। उस एजेंट ने गुरुकुल जीवन को 10,000 देके बोला कि इन्हें पढ़ा दीजिए। तो अब इसे ऐसे समझिए कि पहले गुरुकुल जीवन ने अपनी सर्विसेज आपको 10,000 में दी, और वही सर्विस पहले जो है उस एजेंट ने गुरुकुल जीवन की सर्विसेज को 10,000 में खरीदा और फिर आपको 15,000 में बेच दिया। तो यहां पर अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो 10,000 प्लस 15,000 25,000 हो जाएगी, क्योंकि बिल 2 बनेंगे। एक बिल तो वो एजेंट आपको बना कर देगा 15,000 का, और एक बिल गुरुकुल जीवन उस एजेंट को बना कर देगा 10,000 का।
2 सेल हुई है यहाँ पे। तो जीडीपी तो हो गई 25,000, लेकिन नेशनल इनकम हुई 15,000, कि अल्टीमेटली तो सर्विस आपको 15,000 में मिली है ना। तो नेशनल इनकम 15,000 हुई, लेकिन क्योंकि 2 पार्ट में सर्विस दी गई है तो जीडीपी जो है 25,000 हो गई। और अगर इसके बीच में कोई तीसरा एजेंट भी होता और 3 बिल बने होते तो फिर वो 3 बारी में गिनी जाती। तो जीडीपी बढ़ाना आसान है, जितने ज्यादा फैक्टर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन नेशनल इनकम तो वही है जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट गया आपके हाथ में, कितने में गया, वही नेशनल इनकम है। ठीक। सरकार अगर आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और कोई नहीं बताएगा, और शायद आप अगले 20 साल में भी ना सीख पाते हो चीज। आप लोग कहते हो सर सरकार सब्सिडी देती है, बड़े लोगों से वो टैक्स लेती है और गरीब लोगों को सब्सिडी देती है, ऐसा ही पता है ना सबको। लेकिन फैक्ट मैं बता देता हूं, सरकार आपको सब्सिडी देती है जिससे कि आप ही उसे वो सब्सिडी का पैसा वापस कर दें। कैसे करते हो आप, ये देखिए। सरकार अगर मार्केट में 1 लाख रुपया फ्री में डाल दे तो उसकी वजह से 4 साल के अंदर उसके पास 1 लाख रुपए का टैक्स आया था, उस 1 लाख रुपए डालने की वजह से। अगर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए आपको फ्री में डाल दिए, आपको सब्सिडी दे दी 1 लाख करोड़ रुपए की, तो वो 1 लाख करोड़ क्योंकि मार्केट में आया तो आप सबकी जेब में आया। जब आप सबकी जेब में आएगा तो आप बचा के तो रखोगे नहीं, उसे खर्च करोगे, तो वो खर्च होगा तो वो रिदम में घूमेगा, वो पैसा घूमेगा और वो 4 साल में सरकार के पास वापस आ जाता है टैक्स के रूप में। तो सरकार के टैक्स का पेबैक पीरियड है इंडिया में 4 से 5 साल। तो अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है ना, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाती है, सरकार के टैक्सेस बढ़ जाते हैं। जब कोरोना के बाद सरकार को मंदी दिखी तो सरकार ने क्या करा, अरे भैया मार्केट में पैसा डाल लो। मार्केट में पैसा कहां से डाल लें जी, कोरोना में सब खत्म हो गया, ठीक है अभी लेता हूं उधार। वर्ल्ड बैंक से उधार उठाया और सारा पैसा मार्केट में डाल दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने मुद्रा लोन हुए, रिक्शा वाले को भी लोन मिल रहा है। देखो गरीब लोगों के लिए डाला उन्होंने, ऐसे रूल बना दिए भाई 10,000 15,000 के लोन डाल दो, नहीं भी देंगे हम देंगे। सरकार ने साफ कह दिया अगर पार्टी लोन नहीं देगी मैं दूंगी। मोदी जी ने गारंटी दे रखी है, 2 लाख तक के लोन की गारंटी है कि 2 लाख तक का लोन तुमने अगर मुद्रा योजना में करा और तुम्हारा पैसा मर गया तो पैसे सरकार देगी। सीजीएमटी की गारंटी है इसमें, किसी भी बैंक से पूछ लेना। 5 लाख रुपए का स्वरोजगार योजना के तहत आप लोन डाल दो, आपको कोई तो ना तो आईटीआर देनी है, ना कोई गारंटी देनी है, ना कोई पेपर देना है। पैन कार्ड भी हो तो ठीक है, वरना अप्लाई करके उनके पास रसीद दे दो। सिर्फ आधार कार्ड देना है और ये बताना है सर मुझे ये बिजनेस करना है, उस बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है और 5 लाख रुपए का लोन आपका हो जाएगा। ब्याज उसमें देना नहीं है, ब्याज की सब्सिडी है, और जो मूल है उसकी भी सब्सिडी मिलेगी आपको 15-20% की। मतलब 5 लाख का लोन लेना है, वापस 4 लाख करना है, ब्याज कुछ देना नहीं है और बिना गारंटी बिना पेपर के लोन हो जाएगा। बस एक ही शर्त है, आपके सिविल ठीक होना चाहिए और जो कोई से भी बिजनेस के लिए आप ले सकते हो। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, 50 साल तक का आदमी ले सकता है, 18 साल से लेके, ठीक। कोई पढ़ाई का क्राइटेरिया नहीं है, 8th पास भी ले सकता है, मिनिमम 8th है इसमें, 8th पास। मैक्सिमम लिमिट 50 साल है, शायद 50 है, ठीक है। 8th पास बंदा भी ले सकता है। कोई कागज ना हो, अगर आपकी एज 50 हो गई हो तो वाइफ के नाम पे ले लो, वाइफ की हो गई तो बच्चों के नाम पे ले लो, सब ले लो, मिल जाएगा। कोई बैंक मना नहीं कर सकता, सब करेंगे। कहां से पास होगी फाइल, विकास भवन जाके फाइल पास कराने स्वरोजगार योजना की और बैंक में जाके अप्लाई कर देनी। अगर आपके पास बिजनेस है, जस्टिफाइबल हो तो लोन मिलेगा ही मिलेगा और आराम से मिल रहा है, क्योंकि बैंकों को भी इसमें रिस्क नहीं है। सरकार ने कह रखा है मर गया तो हम देंगे, तो बैंक भी कर रहे हैं। बैंक पीछे पड़े हुए हैं, सर ले लो। कोई भी बंदा मांगने आता है ना 5 लाख तक का, तो कहते हैं सर इस वाली स्कीम में नहीं, आपको स्वरोजगार में दे देता हूँ। तो वो तो फॉर्मेलिटी बहुत बता देते हैं कितने की, कहता कि एक हर शहर में नहीं मैं बता देता हूँ, हर शहर में एक एलडीएम होता है, ऑफिसर है वो एलडी। यहाँ सहारनपुर वाले को से तो मैं आज ही मिला हूँ, एक मिनट में देख के बता देता हूँ क्या होता है उसकी फुल फॉर्म। हाँ एलडीएम, हर शहर में हर जिले में एक होता है ये एलडीएम। देखो मेरे पास इसका नंबर है एलडीएम का, सहारनपुर का। आज डीएम साहब की मीटिंग की थी ना, तो वहां पर आया हुआ था। एलडीएम का काम होता है लोन डिसबर्समेंट मैनेजर कुछ होता है, सारे बैंकों का मिला के एक ही होता है और सरकारी एम्प्लॉय होता है ये, मतलब किसी बैंक का नहीं है ये,
ये गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और इसका काम होता है कि जो बैंक्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी बैंक आपको फालतू की चीजें बताए ना, जाके से रिपोर्ट कर दो, ये फोन पे करवा देगा आपका काम, और सबका करवाता है ये। आपने बस तमीज से जाना है, और उसको उसको मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि भैया आप बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से बिजनेस तो बड़े आराम से मिलेगा ये लोन आपको। ये सर जो मतलब डेफ एंड डम्ब लोग हैं बस उस टाइप के, तो उनको भी अवेलेबल हो पाता है? किसको? जो डेफ एंड डम्ब होते हैं सर अगर Handicap। आप नहीं मिल नहीं पाएगा, देखो मेन चीज तो ये भी है ना कि बैंक का पैसा कैसे वापस आएगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा सर मैं डेफ एंड डम हूं लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है पहले से 5 साल से 7 साल से और वो प्रॉफिटेबल है तो मिल जाएगा। इसमें मेन पहला मेथड था हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब हम उसको, नाम तो इसका प्रोडक्शन मेथड है लेकिन एक्चुअल में सम मेथड है। सम मतलब सब कुछ जोड़ देते हैं हर एक स्टेज का। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आपने आउटपुट निकाला उसकी वैल्यू सारे के सारे जोड़ के, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपने उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई रॉ मटेरियल यूज किया था तो वो लेस कर लेंगे। मान लो उसे 100 से 120 बनाने के लिए आपने 5 रुपए खर्च भी करे थे, तो फिर ये 120 नहीं है तो 115 का हो गया ना। 5 रुपए तो आपके खर्च भी हो गए, तो फिर 115 रुपए हो गया। ऐसे अगर 200 रुपए में बेचने में आपको 10 रुपए कमीशन देनी पड़ गई तो 190 रुपए की सेल गिनी जाएगी। तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कल से मैं प्रोडक्शन मेथड से सिखा रहा हूँ। सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड भी यही है, सबसे ज्यादा इजी मेथड भी यही है। प्रोडक्शन मेथड तो समझ में आ गया ना, सारे के सारे लेवल पे जोड़ लेना है, अगर कोई इंटरमीडिएट एक्सपेंस हुआ होगा उसे लेस कर लेना है, तो वो आ जाएगी जीडीपी प्रोडक्शन मेथड से। अगला बता रहा हूं, अगले मेथड का नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब एक तरीका तो ये था सर, जिसने जो प्रोडक्शन करी वो जोड़ लो, वो कहां से मिलेगी? जीएसटी की रिटर्न में से। अब जीएसटी की रिटर्न में से ना क्या होता था, जो लोग जीएसटी नहीं भरते, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनकी प्रोडक्शन का तो पता ही नहीं चलता था। भाई इंडिया में 2 तरह की सेल होती है, एक बंदा जो जीएसटी की रिटर्न भर रहा है, एक बंदा वो छोटा बंदा हो जी मेरे को जीएसटी की रिटर्न की जरूरत ही नहीं है। 40 लाख से कम वाले को जीएसटी रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, तो जिसकी सेल 40 लाख से कम है वो तो प्रोडक्शन मेथड में इंक्लूड ही नहीं हो रहा। तो सरकार ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, छोटे बंदे को छोड़ दिया हमने। मतलब अगर हमारी सेल कोई पूरे देश की 2 लाख करोड़ होगी तो ठीक है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ छोड़ दिए, ये बहुत छोटी अमाउंट है, 1-2%। लेकिन अगर से और अच्छे तरीके से आपने कैलकुलेट करना है तो इनकम मेथड। सरकार का कहना यह है कि जितना इंसान कमाता है उतना ही खर्च करता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, और वो बचाता भी नहीं है, क्योंकि अगर बचाएगा भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी में करेगा, बॉन्ड्स में करेगा, शेयर्स में करेगा, और वो भी जीडीपी का पार्ट है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी जीडीपी का पार्ट है, जहां पर भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जीडीपी का पार्ट है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उससे जीडीपी तो बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इनकम का टोटल कर ले कि एक इंसान ने कितना कमाया 1 साल में, तो वो लगभग इक्वल है उसने कितना खर्च किया, क्योंकि जो आप कमाते हो या तो आपसे खर्च कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। और जीडीपी के कैलकुलेशन में खर्च और इन्वेस्ट एक ही बात है, क्योंकि आपकी जेब से गया और किसी की जेब में आया, तो किसी की भी जेब में आया वो जीडीपी का पार्ट है। तो सरकार ये बोलती है, एसी ज्यादा कूलिंग होगी, थोड़ा कम कर दो, एसी का रिमोट दो। हाँ, तो सरकार बोलती है कि अगर आपकी इनकम का टोटल कर लिया जाए तो वो भी जीडीपी है। तो जीडीपी निकालने का दूसरा तरीका है इनकम ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द कंट्री। कंट्री में जितने भी बंदे हैं जो इंडियन है, जो इंडिया में अपनी रखेंगे इनकम को, वो सब टोटल कर लो, उसे बोल देंगे इनकम मेथड से जीडीपी। पढ़ते हैं तो ये कहता है सम ऑफ ऑल इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन से होते हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। या तो आपने सैलरी वेजेस कमा ली, या आपने प्रॉपर्टी पर रेंट कमा लिया, या आपने अपने पैसे पे इंटरेस्ट कमा लिया, या आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा लिया। इन सबको जोड़ देंगे, मतलब सैलरी भी जोड़ी है हमने जो सैलरी वाले बंदे हैं, प्रॉफिट भी जोड़ा है हमने जो बिजनेस वाले बंदे हैं, और जो बंदे ऐसे हैं भैया हम तो रिटायर हो गए, तो या तो उनके पास प्रॉपर्टी है तो रेंट कमा रहे होंगे, या उनके पास एफडी होगी तो वो इंटरेस्ट कमा रहे होंगे। ये 4 चीजें हमने जोड़ ली, इसी को बोलते हैं इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना। अब पेपर में आएगा कि इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने के से क्या क्या जोड़ना है, तो आप बोलोगे वेजेस या सैलरी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये 4 चीजें याद कर लो, ये फॉर्मूला हो गया इसका। यहां तक किसी को कोई क्वेरी समझ में ना आ रहा हो, सर मजा नहीं आ रहा, बोर हो गया, ऐसा कोई हो तो बता दो, फिर मैं थोड़ा सा डांस करके दिखाऊंगा आपको, मजा आएगा।
सबको बढ़िया लग रहा है? ऐसा तो नहीं समझ में आया? यस सर। सर जो प्रोडक्शन मेथड है उसको एक बार बता दो उसका फॉर्मूला। प्रोडक्शन मेथड मतलब सम ऑफ ऑल द आउटपुट, जितना भी सेल हुई है, किसी की ना किसी की सेल हुई होगी, उसे ऐड कर लेना है। और इनकम मेथड में जिसकी भी इनकम हुई होगी, इनकम 4 तरह की होती है, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट। ये 4 तरह की इनकम होती है, चारों तरह की इनकम को ऐड कर लेंगे तो इनकम मेथड से जीडीपी आ जाएगी। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। अरे भैया तुमने अगर 100 कमाए हैं तो 100 खर्च भी किए होंगे, तो अब हम आपके खर्च पे ध्यान रखेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से हम आपकी जीडीपी निकाल लेंगे। अब जो गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट करती है वो कैसे करती है? वो कहती है सर जहां की जीडीपी प्रोडक्शन से हो सके वहां की प्रोडक्शन से कर लो, फिर जिस एरिया के एक्सपेंडिचर से हो सके वहां के एक्सपेंडिचर से कर लो, और जिस एरिया की इनकम मेथड से हो सके वहां की इनकम से कर लो, और फिर तीनों को जोड़ दो तो जीडीपी आ जाएगी। या फिर किसी एक एरिया की अगर इनकम से भी हो सकते हैं और एक्सपेंसेस से भी हो सकते हैं, इनकम और एक्सपेंस दोनों से कर लो, और जो ज्यादा हो वो ले लो या एवरेज ले लो। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग सेक्टर पर गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर लेती है। और ये जीडीपी कैलकुलेट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, आपको नहीं करनी कभी भी। तो इसलिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे होती है, करनी नहीं है। करनी तब होगी जब गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करोगे, अर्थशास्त्री बनने के बाद, इकोनॉमिस्ट बनने के बाद। तो फिर आप उनके अर्थशास्त्र पे जाओगे, उनके जो सेंसस वाला डिपार्टमेंट होता है जो सब चीजों की कैलकुलेशन करता है उसमें जाओगे तो करनी पड़ेगी, वरना बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक हमने आपको बता दिया। अब लास्ट बचा एक्सपेंडिचर मेथड, और वो भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीपी की फुल फॉर्म है वो है कंजम्पशन, जो आपने कंजम्पशन करी वो, प्लस इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है वो, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर करा होगा वो भी, और नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसे एक्सपोर्ट को ई और इंपोर्ट को आई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने एक्स माइनस एम लिख दिया। एक्सपोर्ट का मतलब एक्स और इंपोर्ट को मैंने एम लिखा है, तो एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट भी से बोलते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर फॉर्मूला का क्या होगा? एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये तीनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, और ये घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल या कैसा भी पूछ सकते हैं। तो ये छोटे से फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो उसका आंसर आप दे देंगे। तीनों फॉर्मूलों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और ये तीनों फॉर्मूले जीडीपी के हैं कि नेशनल इनकम के हैं? बिना देखे बताओ। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बस ये वाली बात हमेशा याद रखना। और फॉर्मूला मैंने किसका बताया? जीडीपी। यहां पर किसका बताया नेशनल। और यहां पर किसका बताया? जीडीपी। ये सी प्लस इसका बता देना एक बार, कंजप्शन प्लस कंजम्पशन ये लिखा तो है नहीं, सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब ओके ओके। अब जरा ध्यान समझिएगा। मैंने जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है जीडीपी का, और जो बीच वाला फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है इनकम मेथड का, वो लिख दिया नेशनल इनकम। अब आपके लिए क्या काम है? सर ये फॉर्मूला यहां पर जीडीपी के हैं कि नेशनल इनकम के, ये आपने निकाल के लेके आना है। आपने सर्च करके कहीं से भी, बुक से करो, नेट से करो, बस ये निकाल कर लेकर आना है। ये मैं साफ कह रहा हूं कि तीनों चीज गलत हो सकती हैं। मैंने जो पढ़ाया वो सही है, लेकिन कंफ्यूजन आपके लिए छोड़ रहा हूं जिससे कि आपको लंबे टाइम याद रहे। ये तीनों फॉर्मूले किस चीज के हैं? जीडीपी के हैं। वैसे मैं सही बता दूं नेशनल इनकम के ही हैं, ठीक है, लेकिन क्लैरिफाई करके आना है आपको कि सर ये जीडीपी के फॉर्मूले हैं या नेशनल इनकम के, क्योंकि मैंने ये एआई से बनाए हैं और ये गलत बता रहा है एआई। अब एआई गलत नहीं हो सकता, कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप चेक करेंगे और मुझे कल बताएंगे किसके हैं। मेरे हिसाब से नेशनल इनकम के ही हैं, और लेकिन जो मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया वो जीडीपी का ही होता है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर, ये आप चेक करके आएंगे, फिर मैं बताऊंगा कल को। मैं भी चेक करूंगा कल तक, फिर मैं कल को क्लैरिफाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं इतने आगे। अब इंपोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम।
इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, क्या करता है सर नेशनल इनकम होने से? मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो इकोनॉमिक की ग्रोथ पता लग जाती है, परफॉर्मेंस पता लग जाती है। हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अगर आपको पता चलेगा कि नेशनल इनकम कम हो रही है तो आप उस हिसाब से पॉलिसी बनाओगे, अगर आपको पता चलेगा नेशनल इनकम सही चल रही है तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाओगे। तो पॉलिसी बनाने और प्लानिंग करने के भी काम आ जाता है। इवेल्युएट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है आपकी वो भी पता लग जाती है सबकी। एक्सेस द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी, जब अलग अलग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो सेक्टर वाइज तो आपको ये पता लग जाता है कौन से सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, तो आपको ये भी पता लग जाता है कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन लिमिटेशन क्या है सर, जो प्रॉब्लम आती है इसे कैलकुलेट करने में? एक्सक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर मान लीजिए किसी ने बार्टर सिस्टम पे काम कर लिया, बार्टर होता है वस्तु विनिमय, एक्सचेंज। सर मैंने आपको ऑयल दिया, रिफाइंड दिया और उसके बदले आलू ले लिए, तो वो मॉनेटरी में तो हुआ नहीं, तो वो आपके इसमें नहीं आएगा, उसका तो बिल भी नहीं कटा होगा। तो अगर आपने मॉनेटरी काम किया तो वो नेशनल इनकम में आता है। लेकिन अगर आपने कोई नॉन मॉनेटरी परचेज की, मतलब बार्टर सिस्टम पे कर ली या किसी को फ्री में कुछ दे दिया, उससे कुछ लिया ही नहीं, तो उसका बिल ही नहीं कटेगा, तो वो जीडीपी में भी कैलकुलेट नहीं होगा, नेशनल इनकम में भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ऐसी चीजें उसके अंदर से एक्सक्लूड हो जाती है और उसे हम निकाल ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है सर? इग्नोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारा एनवायरमेंट भी तो डिग्रेड हो रहा है, ये उसको एक्सक्लूड करके चलता है। जैसे डेप्रिसिएशन तो ये ले लेता है, लेकिन जो एनवायरमेंट जो हमें फ्री में मिल गया उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके नहीं चलता है। तीसरा, डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम इनइक्वालिटी। सर इससे मतलब नहीं है किसी की इनकम कम है कि ज्यादा, इसे टोटल से मतलब है टोटल इनकम कितनी हुई। तो जो इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है वो इसमें पता नहीं चलती। गोल क्या है इसका? प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। टोटल तो ये बता देगा, पिछली बार हमारी ग्रोस जीडीपी 10 से इतनी थी, 10 रुपए की थी, इस बार 11 की है, तो ये तो पता चल गया कि पूरा ऑल ओवर इंडिया बढ़ रहा है। लेकिन कौन से लोग बढ़ रहे हैं ये पता नहीं चलता। यहां तक कोई क्वेरी किसी की? यहां तक किसी की कोई क्वेरी? वेरी गुड, कोई क्वेरी नहीं है। सर ये 4 नंबर इग्नोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब सर एनवायरमेंट है, हमारे पहाड़ कम हो रहे हैं, नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है, ये हमारी लॉसेज है। तो जैसे हम अपने रोड वगैरह बनाते हैं उसका डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, ऐसे ही जो हमारी एनवायरमेंटल डेप्रिसिएशन हो रहा है हमारे ऊपर, जो हमारी कमियां हो रही हैं, उसे भी जीडीपी में लेस करना चाहिए एनएनपी निकालते समय, है ना? लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि उसकी हमारी कॉस्ट नहीं है ना, हमने पहाड़ किसी से खरीदे नहीं है। जो फ्री की चीज है वो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेड हो रहा है वो उसमें इंक्लूड नहीं करते कैलकुलेशन में। तो ये एक लिमिटेशन बताइए कि मतलब ये होना चाहिए लेकिन हो ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं सकते। हमें थोड़ी पता है पहाड़ कितने का है, वो तो फ्री में मिला है हमें। और कोई क्वेरी किसी की? सर बताइए, और कोई क्वेरी किसी की अभी तक? बढ़ते हैं जी। अब आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जो कल करने के लिए दिया था, वो बता देता हूं थोड़ा सा। ये हमने बताया था आपको, ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो पहले आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी पड़ती है ना। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी तो आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद ही आप उसे एनआई बनाते थे। ऊपर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जीडीपी से नेशनल इनकम पे कैसे आते हैं, याद है? तो ये तीनों फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला फॉर्मूला है वो डायरेक्ट नेशनल इनकम बताएगा, और जो फर्स्ट और थर्ड वाला फॉर्मूला है वो जीडीपी बताएगा। उसके बाद आपको नेशनल इनकम पे आना पड़ेगा, वही डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करने के बाद। लेकिन जो बीच वाला फॉर्मूला है उसमें तो डेप्रिसिएशन जुड़ा ही नहीं है, तो लेस करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही आपको नेशनल इनकम बता देगा। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के भी 3 फॉर्मूले हो गए, और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए भी यही 3 फॉर्मूले हो गए। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला है वो जीडीपी का है, और जो बीच वाला फॉर्मूला है वो नेशनल इनकम का है। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले से जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे और उसमें वापस नेशनल इनकम आ जाएगी। पढ़ाया है ना, उसके नीचे ही मैंने नेशनल इनकम और जीडीपी में थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिए हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको ना।
तो वो 10-15 क्वेश्चन होंगे शायद, जितने भी हैं वो आप करके लाएंगे और कल मैं उनकी क्वेरी ले लूंगा। तो एक कंसेप्ट हमारा आज खत्म हुआ जीडीपी और एनआई का।